नमस्ते प्रिय अध्येताओं। जैसा कि आप एमए संस्कृत का यह अपना पूरा प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, तो आज स्वागत है आपका इसके चतुर्थ पाठ्यक्रम, जिसका शीर्षक है वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता। इसका कोर्स कोड MSK 005। तो इस पाठ्यक्रम से पहले आप संस्कृत भाषा का एक सामान्य ज्ञान, जो कि स्नातक स्तर के बाद कुछ अन्य संस्कृत से संबंधित साहित्यों का भी ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। इस पाठ्यक्रम में हम वैदिक वाङ्मय और भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इन दो पक्षों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पूरे पाठ्यक्रम के स्ट्रक्चर को अगर समझते हैं तो वैदिक वाङ्मय इस भाग में और सभ्यता और संस्कृति, इस तरह से मुख्य दो खंड इस पाठ्यक्रम के हैं। पहला जो वैदिक वाङ्मय है उसको भी हम 4 खंडों में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वैदिक साहित्य का इतिहास, कि वैदिक वाङ्मय जिसको कहा गया है उसका पूरा इतिहास किस रूप में है। दूसरे खंड में हम वैदिक साहित्य के ही एक भाग, जिसको वेदांग कहा गया है, उसमें आने वाले शास्त्रों का अध्ययन, उसके कुछ अंशों का अध्ययन और सभी वेदांग के अंगों का एक सामान्य परिचय। सामान्य परिचय आप BA या स्नातक स्तर पर भी पढ़ चुके हैं, पर यहाँ हम देखेंगे कि ये वेदांग वेद को जानने में किस तरह से हमारी सहायता करते हैं। अगला खंड रहेगा वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत आप कुछ वेदों के साक्षात ग्रंथ, जैसे कि मंत्र, उनके कुछ ब्राह्मण ग्रंथों का टेक्स्ट, इस तरह से हम कुछ उनके मंत्रों का इसके अंदर अध्ययन करेंगे। अगला खंड निरुक्त का रहेगा। निरुक्त स्वयं वेदांग का एक अंग है, वेदांग में ही आने वाला एक अंग है, फिर भी सबसे अधिक वेद के अर्थों को समझने में निरुक्त वेदांग बहुत अधिक सहायक है। इसको इसलिए एक अलग से खंड के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। दूसरा हमारा जो पाठ्यक्रम का मुख्य शीर्षक, उसमें हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता, तो जो वेदों के अंदर जो बातें बताई गई हैं वह भारतीय संस्कृति में समय के अनुसार किस रूप में हमें प्रतिभासित होती हैं या उनको देखने का उदाहरण मिलता है, वह सब इस खंड के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो अभी एक बार सबसे पहले जो खंड था वैदिक साहित्य का इतिहास, उसमें आप वैदिक संहिताएं कि जितनी 4 संहिताएं हैं उनका विभाजन कैसे है, उनमें मंत्रों को लिखने का प्रकार कैसे है, कि विभाजन की अध्याय विभाजन, जैसे कोई भी पुस्तक लिखी जाती है उसमें हम विषय के अनुसार विभाजन करते हैं, चैप्टराइजेशन करते हैं। तो ऐसे जो चारों वेद हैं उनका विभाजन मंत्र क्रम में, मंडल क्रम में या कांड में या अध्याय में, उनका विभाजन किस रूप में किया गया है, वेदों का काल क्या माना गया है, वेदों की भाष्य करने की पद्धतियाँ किस रूप में प्रचलित रही हैं, और वेदों के भाष्यकार प्राचीन और अर्वाचीन से लेकर के जो पाश्चात्य देशों के भाष्यकार रहे हैं, उन्होंने किस विधा को लेकर के वेदों को देखा है, इसका अध्ययन हम इकाई 1 के अंतर्गत करेंगे। दूसरे में ब्राह्मण, आप जानते हैं कि वेदों की बात की जा रही है तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या होगा, कि वेदों की व्याख्या करने वाले प्रथम जो हमारे व्याख्या ग्रंथ हैं उनको ब्राह्मण, हर एक वेद की व्याख्या करने वाला ब्राह्मण ग्रंथ अलग है। इसलिए आप इसमें यह जानेंगे कि कौन से वेद का ब्राह्मण कौन कौन से हैं, उनमें विभाजन किस प्रकार है, कितने उपलब्ध होते हैं, और ये किस प्रकार हमें वेद के अर्थ को जानने में सहायता करते हैं, इनकी विषय वस्तु क्या है, इनके अंतर्गत प्रतिभासित होने वाली संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हमें किस प्रकार से उपलब्ध होते हैं। ऐसे ही अगली इकाई आरण्यक, ब्राह्मणों के बाद आरण्यक ग्रंथ, जिस प्रकार हर एक वेद की शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ अलग है, ऐसे ही आरण्यक भी अलग हैं। तो किस वेद का कौन सा आरण्यक आज उपलब्ध होता है, यह सब और उनकी विषय वस्तु, उनमें प्रतिपादित जो भी दार्शनिक या सांस्कृतिक संदर्भ मिलते हैं, उनका अध्ययन इस इकाई में किया जाएगा।
वैदिक वाङ्मय की अंतिम उपनिषद, जिनको वेदांत, वेदों का सार भी कहा जाता है, ये भी हर एक वेद की शाखा की अलग अलग उपनिषद हैं। तो कौन सी उपनिषद किस शाखा की है, किस वेद की है, उनकी विषय वस्तु क्या है, उनके अंतर्गत दार्शनिक या आध्यात्मिक विषय किस रूप में वर्णित है, यह सब हम इकाई 4 में अध्ययन करेंगे। तो ये इकाई 1 से लेकर 4 ये वैदिक वाङ्मय का इतिहास कहलाता है। अब इन सभी वैदिक वाङ्मय में वर्णित जो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक जीवन के हमें कुछ संदर्भ समझ में आते हैं, उनको लेकर के जो भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में जो व्यवहार चला है कि राजा का निर्वाचन होता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था किस रूप में उसमें दिखाई देती है, या सामाजिक जीवन में एक व्यक्ति के लिए किस प्रकार के दिशा निर्देशों का वर्णन है, यह सब हम इकाई 5 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अगली है वैदिक यज्ञ मीमांसा, कि यज्ञ को कर्मकांड, और आज हम जिस रूप में देखते हैं कि हवन करना, क्या वही यज्ञ हैं, या वेदों में वर्णित जितने भी सोम यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ इत्यादि जो यज्ञों का वर्णन आया है, ब्राह्मण ग्रंथ जिस कर्मकांड पर आधारित होकर के यज्ञ की व्याख्या करते हैं, उसकी मीमांसा, उसका एक तरह से एनालिसिस करना, ये सब इकाई 6 में किया जाएगा। दूसरा खंड वेदांग जो कहा था, 6 के 6 वेदांग, ये वेदांग किस प्रकार से वेद के अर्थ को जानने में सहायक हैं। जैसे कि ज्योतिष अगर यहाँ है, ज्योतिष को आज जैसे हम केवल एक भविष्यवाणी के रूप में इसका अर्थ किया जाता है ऐसा समझते हैं, पर ये ज्योतिष वेद को समझने में किस प्रकार से सहायता करता है, क्योंकि वेदांग का एक अंग है, ये वेदांग में गिना गया है ज्योतिष। तो वह ज्योतिष का स्वरूप क्या है, किस रूप में वेदार्थ में ये सहायक है। छंद, निरुक्त, व्याकरण, कल्प और शिक्षा, इन 6 वेदांगों का स्वरूप, इनके आचार्य परंपरा, इनके ग्रंथ, विषय वस्तु इत्यादि को हम इस खंड 2 में पढ़ेंगे। खंड 3 वैदिक साहित्य, जैसे कि स्नातक स्तर पर भी ये सब चीज़ें पढ़ी, परंतु वो वेदार्थ, वह निरुक्त, वह छंद, ज्योतिष या वेदों के वे भाष्यकारों ने किस प्रकार से वेद मंत्रों का अर्थ किया है, तो हम ऐसे कुछ सूक्तों का अध्ययन जो लगभग सभी 4 वेदों से लिए गए हैं, तो अग्नि, इंद्र, सवित्री, शिव संकल्प सूक्त जैसे कि यजुर्वेद का है, अग्नि सूक्त ऋग्वेद का है, इस तरह से हम जो ये सामान्य दार्शनिक लौकिक सूक्त हैं इनका अध्ययन करेंगे। आगे है वैदिक देवताओं का स्वरूप। देवता जो हम एक तरह से पूजन में व्यवहारिक अर्थ है देवता, और दूसरा हर एक वेद मंत्र के ऊपर एक ऋषि और देवता का नाम लिखा रहता है। देवता उस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय है, तो कैसे निर्धारण किया गया ऋषियों के द्वारा कि इस मंत्र में इस विषय को बताया गया है, वह देवता के रूप में निर्दिष्ट है। तो ऐसे अनेक देवताओं का वर्णन पूरे वेदों में मिलता है, तो वह किस रूप से उनका स्वरूप माना गया है, और जिसको पाश्चात्य माइथोलॉजी कह करके उसका वर्णन किया गया है, इसका एक तार्किक विश्लेषण हम इकाई 13 में पढ़ेंगे। अगला निरुक्त, जैसे कहा था निरुक्त वेदांग में ही वर्णित एक अंग, परंतु सीधा सीधा इसका संबंध जो है वेद के शब्दों का अर्थ करने में सहायक होता है। जैसे कि हम अगर अग्नि शब्द कहा, अग्नि का अर्थ केवल मात्र वह नहीं है जो हमें रसोई घर में या कहीं पर जलती हुई एक फायर के रूप में जो दिख रही है उसको अग्नि कहा गया है। अग्नि शब्द की पूरी एक एटोमोलॉजी कि किस कारण किसी पदार्थ को अग्नि कहा, जैसे कहा अग्रणी भवति कि जो आगे लेके जाने वाली होती है, तो आगे लेके जाने वाली ये गुण जिसमें है उसको अग्नि कहा जा सकता है। एक गुरु, उपदेशक, आपको प्रेरणा देने वाला, एक राजा जो पूरे देश का नेतृत्व करता है, एक सेना का सेनापति देश का नेतृत्व करता है, इसी प्रकार से वह पदार्थ जो जल करके ऊपर की ओर जिसकी लो जाती है उसको भी अग्नि कहा। तो ऐसे उन मंत्रों में आए हुए शब्दों का यौगिक अर्थ कि वो रूढ़ नहीं है, ऐसे ही नहीं किसी के लिए भी हमने अग्नि, सूर्य, वायु ये नाम दे दिए गए हैं। ये नाम सार्थक, अनवर्थक हैं, और इनकी एटोमोलॉजी, इनकी निरुक्ति कैसे हमें उन वेद मंत्रों में निकालनी है, उस निरुक्त का प्रयोजन क्या है, और उसके अंतर्गत वर्णित
कि निरुक्त सहायक है, मंत्रों को हमें समझना चाहिए, तो उसके अंदर पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष में मतभेद होता है कि मंत्र सार्थक हैं, निरर्थक हैं, क्या आवश्यकता है मंत्रों की पढ़ने की, अब बिना मंत्र पढ़े भी कोई कार्य कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। तो ये सब भी उनकी सार्थकता, निरर्थकता इत्यादि हम निरुक्त के अंतर्गत पढ़ेंगे। निपात निरूपण। निपात जैसे कि शब्द 4 तरह के बताए गए हैं, जिसमें धातु, उपसर्ग, निपात और नाम पद। धातु रूप, नाम रूप, उपसर्ग और निपात। तो निपात क्या है? कुछ मंत्रों को पढ़ते हुए, जैसे उतत्व पश्यन्न ददर्श, तो उत ये जो आया है, ये शब्द धातु है कि निपात है, तो निपात किसे कहा गया है, किस तरह से ये वेदार्थ में सहायक हैं और कितने निपात मिलते हैं, इन सब का वर्णन निरुक्त में है, उसी के आधार पर यहाँ पढ़ा जाएगा। और कुछ हैं शब्दों की निरुक्तियाँ, जैसे अग्नि की हृदय शब्द आता है, हिरण्य गर्भ शब्द है। इन सब शब्दों की जो निश्चित हैं, आपके आगे आने वाले, क्योंकि MA के बाद नेट का एग्ज़ाम या आप एक रिसर्च एरिया में भी जाते हैं, तो ये आधारभूत आवश्यकताएं रहती हैं जो एक विद्यार्थी की समझ होनी चाहिए, वह सब MA के इस पाठ्यक्रम में हम पढ़ेंगे। अगला खंड 3, जिसके अंतर्गत वैदिक वाङ्मय और भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसके अंतर्गत 2 खंड हैं। एक खंड भारतीय संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता में एक मूलभूत अंतर, उनमें भेद करने वाले मूल तत्व कौन से हैं, उनका अध्ययन। उसके बाद रामायण या वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, इस काल से लेकर के रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि में किस प्रकार से एक लोक व्यवहार के कारण सभ्यता में अंतर आता है, या संस्कृति के वे मूल तत्व किस प्रकार से प्रभावित हुए हैं, यह हम हर एक समय के अनुसार उसमें संस्कृति का अध्ययन भी करेंगे कि रामायण काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो महाभारत काल में किस प्रकार से गुरु परंपरा या शिक्षा व्यवस्था रही, नारी का स्थान समाज में किस प्रकार से रहा, या एक रोजगार परक आजीविका के संसाधन रामायण, महाभारत, ब्राह्मण, आरण्यक, इन सब में किन संसाधनों का वर्णन उपलब्ध होता है, यह सब इस खंड के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। ऐसे ही प्राचीन भारत में नारी का स्वरूप, ये भी एक इकाई पृथक रूप से इसके अंतर्गत है। वर्ण व्यवस्था, ये सब सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत आते हैं कि किसी समाज में समाज की सुचारू व्यवस्था के लिए उसमें एक कार्य का वर्गीकरण किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, उसके गुण और योग्यता के आधार पर। जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में सक्षम और उसके अंतर्गत योग्यता है, उसके आधार पर ही समाज के उन कार्यों को करने के लिए एक नियुक्ति व्यक्ति की जाती है, उसको वर्ण व्यवस्था कहा। तो उस वर्ण व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप वेदों में आए हुए उपर्युक्त जो सूक्त पढ़े हैं उनके आधार पर, और जो वैदिक वाङ्मय का इतिहास में हमने जिन ग्रंथों का परिचय प्राप्त किया है, उन ग्रंथों में वर्णित वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था समाज के वर्गीकरण पर, आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के निजी जीवन का एक वर्गीकरण किया गया है। उसी निजी जीवन के 4 उद्देश्य, जिनको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है, उन पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के संस्कार किए जाते हैं, जिनको षोडश संस्कारों के अंतर्गत गिना गया। तो इन संस्कारों की वैज्ञानिकता और आवश्यकता का अध्ययन इस पाठ्यक्रम में किया जाएगा। तो इस प्रकार इस पाठ्यक्रम में आप वैदिक वाङ्मय के परिचय के साथ साथ कुछ सूक्तों का अध्ययन और इन मंत्रों के आधार पर भारतीय संस्कृति का परिचय प्राप्त करेंगे। और यह प्रश्न पत्र हमारे आने वाली आगे की जो इस MA पर आधारित आपका एक भविष्य परक, रोजगार, आजीविका परक जो भी आप परीक्षाएं देंगे, उनके अंतर्गत इन विषयों से संबंधित अवश्य ही प्रश्न रहते हैं। तो आशा है आप यह विषय अच्छे से हम आगे आने वाली वीडियो इत्यादि के माध्यम से समझेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।